तो विविध उदाहरण कर रहे हैं और उसमें हम ये वाला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। क्या रखा है कि एक रेखा है जो कि एक घन के विकर्णों के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा का कोण बनाती है। ठीक है, एक घन बना लेते हैं बेटा। लेट्स से कि कुछ इस तरीके का हमने एक्स वाई जेड एक्स बना लिया और इस पर एक घन बना लेते हैं। अब घन आप कहीं भी बना सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करने के लिए हम घन हमेशा ओरिजिन पर बनाते हैं, उससे क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है ना, इसलिए। तो घन कुछ इस तरीके का मैं बना लेता हूँ, कुछ ऐसा ऐसा। ये हमने घन बना लिया। कहीं भी बना सकते हो, लेकिन ओरिजिन पे बनाओगे ना तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व करना। तो कभी भी 3D ज्योमेट्री में घन की बात की गई ना, तो आप ओरिजिन पे बनाया करें हमेशा। तो ये मैंने घन बना लिया भाई। ये आपकी एक्स अक्स हो गई, ये वाई अक्स हो गई और ये आपकी जेड अक्स हो गई। अब एक काम करते हैं, इस घन को कुछ नाम दे देते हैं। मान लो कि ये नाम दे दिया हमने ए बी सी डी ई एफ जी, और ये हमारा ओरिजिन है तो इसको ओ नाम दे दिया लेट से। ठीक है, तो ये मैंने घन को नाम भी दे दिया। अब इस घन की जो भुजा है ना, इस घन की जो भुजा है वो आपको पता है कि सब सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो लेट से कि इस घन की जो भुजा है वो ए यूनिट की है। कितने यूनिट की है? ए यूनिट की। तो मैं इस घन की सभी भुजाओं को ए यूनिट का मान लेता हूँ। अगर सभी भुजाएं ए यूनिट की हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, तो क्या आप मुझे बता देंगे? आप मुझे बिल्कुल बता देंगे। इस ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि ये एक्स एक्स पे है ना, तो ये हो जाएगा ए कोमा ज़ीरो कोमा ज़ीरो। ऐसे ही अगर मैं आपसे इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछूँ तो 0,0,A। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे इस जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछूँ तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 0,A,0। ऐसे अगर मैं आपसे एफ़ का कोऑर्डिनेट पूछूँ तो ये हो जाएगा जो हमारे पास एफ़ तक पहुँचने के लिए एक्स पे चला, वाई पे चला, तो A,A,0 है ना। ऐसे अगर मैं आपसे इस ओ का पूछूँ तो ये तो जी 0,0,0 होगा, है ना। सारे के कोऑर्डिनेट आप पता कर लो एक बार। सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? तो एक्स पे मुझे चलना पड़ा ए, वाई पे मुझे चलना पड़ा ए और जेड पे मुझे चलना पड़ा ए। बी के कोऑर्डिनेट, एक्स पे चलना पड़ा मुझे 0, वाई पे चलना पड़ा मुझे ए और जेड पे चलना मुझे ए, है ना। सबके कोऑर्डिनेट लिख लो बेटा एक बार। डी के कोऑर्डिनेट बताना। एक्स पे चलना पड़ा मुझे ए, वाई पे चलना पड़ा 0 और जेड पे चलना पड़ा मुझे ए, है ना। तो मैंने क्या किया, सबके कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या क्या रखा है वो समझो। क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक रेखा है जो कि इस घन के विकर्णों के साथ अल्फा बीटा गामा और डेल्टा का कोण बनाती है। घन के विकर्ण मतलब घन के वैसे तो है ना, घन के वैसे अगर आप देखें तो 2 ऊपर 2 नीचे, वैसे तो बहुत सारे विकर्ण होते हैं घन के देखे जाए तो, लेकिन यहाँ पर जिन विकर्णों की बात की गई है ना, वो ये वाले विकर्ण है। ध्यान से समझना। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में 4 कोने हैं ना, एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये और एक कोना ये, 4 कोने हैं। तो इस कोने से अगर आप इस कोने को मिला देते हैं तो एक विकर्ण ये हो गया। फिर इस कोने से जब आप इस कोने को मिला देते हैं तो दूसरा विकर्ण ये हो गया, 2 हो गए। सेम चीज इन दोनों कोनों के साथ करो, इन दोनों कोनों को मिला दो तीसरा विकर्ण, फिर इन दोनों कोनों को मिला दो चौथा विकर्ण। तो यहाँ पे ये बेसिकली 4 विकर्णों की बात की गई है। समझ में आ गई? वैसे तो और भी विकर्ण हो सकते हैं, ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, लेकिन जो विकर्ण यहाँ पे बात की गई है वो ये वाले हैं। समझ रहे हो? आए बात समझ में? जब भी आपको 4 एंगल दे दिए तो ऑब्वियस बात है 4 विकर्णों की बात हो रही होगी। 4 विकर्णों की बात हो रही है तो घन की बात हो रही है ना, तो हमेशा हम यही वाले विकर्ण लेके चलते हैं। एक ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये और चौथा हमारा ये। जिस कमरे में बैठे उसमें विजुलाइज करना पड़ेगा बेटा, है ना। मैं आपको करते हुए समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक तो विकर्ण ये हो गया, ए से एफ को जोड़ा तो एक तो विकर्ण ये हो गया हमारा। ठीक है, फिर ए एफ हो गया। अब ऐसे अगर मैं ओ से सी को जोड़ दूंगा तो दूसरा विकर्ण ये हो गया। ऐसे अगर मैं ई से बी को जोड़ दूंगा, ये जो ई है और ये जो बी है इनको जोड़ दूंगा तो तीसरा विकर्ण ये हो गया। अब ऐसे ही अगर मैं ई से बी को जोड़ दिया, अब ऐसे अगर मैं डी से जी को जोड़ दूंगा तो चौथा विकर्ण ये हो गया। तो इसलिए 4 विकर्णों की बात हो रही है। ए एफ, ओ सी, ई बी, डी जी, इन 4 विकर्णों की बात हो रही है। एक रेखा है जो कि इन चारों विकर्णों के साथ कोण बना रही है। इसके साथ तो कोण बना रही है अल्फा का, इसके साथ कोण बना रही है बीटा का, इसके साथ कोण बना रही है गामा का, इसके साथ कोण बना रही है डेल्टा का। समझ में? ठीक है।
हमें प्रूफ करना है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा बराबर होगा 4/3 के। अभी कैसे प्रूफ करेंगे वो समझिए। तो मुझे बताओ कि किस फॉर्मूले के अंदर कोस आता था, कोस जो है वो किस फॉर्मूले के अंदर आता था। आप कहेंगे सर कोस तो हमारा जब दो रेखाओं के बीच का एंगल ज्ञात करना था तब आता था, है ना, बिल्कुल सही बात है। और कहीं आता था कोस, आप कहेंगे सर एलिमेंट में आता था, बस किसी रेखा के डायरेक्शन को साइन ज्ञात करनी हो ना, वहाँ पे हमारा कोस का यूज़ होता था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन चारों विकर्णों के जो चार विकर्ण है बेसिकली रेखाएं ही हैं, इनके अपन एलिमेंट ज्ञात कर लेंगे, मतलब डायरेक्शन को साइन ज्ञात कर लेंगे। जैसे ए एफ का डायरेक्शन को साइन अगर मुझे ज्ञात करना हो तो वो क्या हो जाएगा बताएंगे आप कहेंगे सर ए एफ का, हाँ जी, इस ए एफ का डायरेक्शन को साइन कैसे ज्ञात करोगे भैया बताना जरा एक बार। अगर आपको किसी रेखा पर 2 पॉइंट दिए गए हों और आपसे कह दूँ कि इस रेखा के डायरेक्शन को साइन ज्ञात करो, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। आप कहेंगे सर सबसे पहले डायरेक्शन रेशो ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्शन को साइन ज्ञात कर लेंगे, वो आसान रहेगा। चलो ठीक है, डायरेक्शन रेशो ज्ञात कर लो पहले तो। अगर मैं आपसे कह दूं कि ए एफ के डायरेक्शन रेशो बताना, तो आप कहेंगे सर 2 पॉइंट अगर हमें गिवन हो तो उन दोनों पॉइंट को घटा दो, डायरेक्शन रेशो अपने आप मिल जाते हैं। यानी कि ए में से 0 गया ए, फिर ए में से 0 गया ए, फिर 0 में से ए गया माइनस का ए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए एफ के डायरेक्शन रेशो ए कोमा माइनस ए है। अब ऐसे अगर मैं ओ सी का डायरेक्शन रेशो पूछूं तो वो क्या हो जाएगा, ओ सी का डायरेक्शन रेशो हो जाएगा सर जी, ओ सी है ना, तो आप एक काम करो दोनों पॉइंट्स को घटा दो, तो 0 ए में से 0 गया ए, फिर ए, फिर ए, ये ओ सी का डायरेक्शन रेशो आ गया। ए बी का डायरेक्शन रेशो बताना जरा एक बार। ए बी का डायरेक्शन रेशो हो जाएगा सर जी हमारे पास, ए बी है ना, तो दोनों पॉइंट्स को घटा दो, 0 में से ए गया माइनस का ए, ठीक है, ए में से 0 गया ए, फिर ए में से 0 गया ए, ठीक है। अब ऐसे ही डी जी का डायरेक्शन रेशो बताना हो तो कैसे बताओगे, आप कहें सर डी सी का, तो घटा दो, 0 में से ए गया माइनस का ए में से 0 गया ए, और 0 में से ए गया माइनस का ए। तो हमने क्या कर लिया, डायरेक्शन रेशो पता कर लिया। डायरेक्शन रेशो इसलिए पता किया ताकि डायरेक्शन कोसाइन पता कर सकूँ, क्योंकि जो कोस का चक्कर है वो वहीं पे मिलेगा अपने को, इसलिए, है ना। अब अपन क्या हम करते हैं, हमें तो मेन चीज़ क्या चाहिए था, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए था ना, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या पता कर लेता हूँ। ए एफ का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा बताना जरा। ए एफ का डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा सर जी, कैसे ज्ञात करते थे, डायरेक्शन रेशो अगर हम देखें और डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते थे। आप कहेंगे सर अपन ए को डिवाइड कर देते थे अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करना, ये हो जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। ऐसे ही ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, है ना, माइनस ए का स्क्वायर करो या फिर ए का स्क्वायर करो, आंसर तो सेम ही आना है। ऐसे ही माइनस ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे होता था ना बेटा। इसको सॉल्व कर लो, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे हो जाएगा 3a² का रूट होता है √3a, ऊपर भी ए है, तो बेसिकली ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1/√3 1/√3 माइनस का 1/√3, कहने का मतलब ये है, ठीक है। जगह की कमी है इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो हमारा आंसर है उसको लिख रहा हूँ, ये जो आया था ना इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे ऐसे। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूँ कि ओ सी का डायरेक्शन कोसाइन बताओ, क्या बता देंगे, बिल्कुल सर जी, ये भी कुछ ऐसे ही होगा 1/√3, आप ऐसे करके देख लेना, तीनों पॉजिटिव है ना, तो 1/√3 1/√3 1/√3 आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे कह दूँ कि ई बी का डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तो आप कहें सर बिल्कुल आसान है, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/√3, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे, फिर प्लस है तो 1/√3 1/√3। अगर मैं आपसे इसी तरीके से पूछ लूँ कि भैया एक काम करो अब डी जी का डायरेक्शन रेशो बताओ, तो क्या बता देंगे, डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तो बिल्कुल सर जी ये माइनस लिखा हो, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो जहाँ माइनस लिखा हुआ वहाँ पे माइनस का 1/√3 और माइनस का 1/√3, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये हमने क्या कर लिया, डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कर लिए सबके। अब डायरेक्शन कोसाइन से फ़ायदा क्या होगा वो समझो। अब जो रेखा है, ध्यान से समझना, अब जो रेखा है वो इन चारों को काट के जा रही है अल्फा बीटा गामा और डेल्टा पर, ये हमसे बोल के है ना। तो एक काम करते हैं, उस रेखा के डायरेक्शन कोसाइन को कुछ मान लेते हैं, रेखा का भी डायरेक्शन कोसाइन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, है ना। तो एक काम करता हूँ, इस आकृति को थोड़ा सा साइड में करता हूँ और फिर मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। इस डायग्राम को अपन यहाँ पे कर देते हैं, अब उसकी जरूरत इतनी है नहीं, यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो मैं कहूँगा माना रेखा जो है उसके डायरेक्शन कोसाइंस एलएमएन है, ये मैंने मान लिया, कुछ भी मान सकते थे, मैंने एलएमएन मान लिया। अब रेखा के डायरेक्शन कोसाइन ये है, एएफ के डायरेक्शन कोसाइन ये है, और रेखा और एएफ जो है, रेखा जो है वो एएफ को अल्फा एंगल पे काट के जा रही है,
तो अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया कोस अल्फा की वैल्यू बताओ, तो वो क्या हो जाएगी? वापस समझो, रेखा के डायरेक्शन कोसाइन ये है, ए एफ के डायरेक्शन कोसाइन ये है। अब रेखा जो है वो इस ए एफ को अल्फा एंगल पे काट के जा रही है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोस अल्फा क्या हो जाएगा, तब कैसे बताएंगे? आप कहें सर कोस अल्फा हो जाएगा इसके जो डायरेक्शन कोसाइन है ना, इनकी मैं इसके डायरेक्शन कोसाइन के साथ गुणा करके फिर इसको मैं डिवाइड कर दूंगा इसकी लेंथ और इसकी लेंथ से, करके दिखाता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास एल की इसके साथ गुणा करो 1/√3L प्लस में 1/√3M प्लस में माइनस का 1/√3N, ऐसा हो गया। ठीक है, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा। अपॉन में क्या, इसका स्क्वायर करके रूट कर दो, ऐसे, समझे? और इसी तरीके से इसका स्क्वायर करके रूट कर दो। आई बात समझ में? क्योंकि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी बताता हूँ। भाई दो रेखाओं के बीच का अगर आपको एंगल ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करते थे, क्या फॉर्मूला लगाते थे? आपके हम तो ये लगाते थे A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 अपॉन में √A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर, ऐसे A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर, ये लगाते थे सर जी। एलिमेंट का तो यूज ही नहीं करते थे, है ना? ऐसे कहोगे तुम, करते हैं बेटा। कैसे करते हैं बताता हूँ। यहाँ पे A1 A2 B1 B2 ये C1 C2 है क्या चीज़? तो आप कहेंगे सर ये जो रेखा है ना, इसके जो पैरेलल वेक्टर बनता है उसका जो कोफिशिएंट होता है ना, वो उसको अपन A1 B1 C1 बोलते हैं, इसको A2 B2 C2 बोलते हैं, ये कहोगे आप, है ना? तभी तो इन दो रेखाओं के बीच का एंगल निकलता था। अब ये बात ध्यान से समझो, ये जो A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है, वो बेसिकली इन विकर्णों के डायरेक्शन रेशो होते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे डायरेक्शन रेशो। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझिए। अगर आप इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला आपके पास, इसमें आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 की बजाय यहाँ पे डायरेक्शन रेशो लिखने के बजाय डायरेक्शन कोसाइन लिख दें। मान लो कि आपने L1 L2, है ना, M1 M2 N1 M2 लिख दिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आपका आंसर वही आएगा जो ये आंसर दे रहा था। जो आंसर ये चीज़ दे रहा था ना, वही आंसर ये चीज़ देगा, दोनों सेम आंसर देंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो आंसर देगा ना, वही आंसर ये देगा, दोनों आंसर सेम ही देंगे। क्योंकि दोनों L1 और A1 में फ़र्क क्या है? L1 A1 में फ़र्क ये है कि A1 जो है वो L1 से ही बना है ना? तो जब तुम भाग करोगे तो सेम टू सेम आंसर ही तुमको मिलेगा। A1 की जगह तुम लेट से, जैसे ये A1 है, A1 की जगह मैं लैम्डा L1 लिख सकता हूँ ना, लैम्डा L2 लिख सकता हूँ, तो लैम्डा लैम्डा नीचे कट जाएंगे, आंसर सेम टू सेम मिलेगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए, समझ में आई मेरी बात? उसको लिखोगे कैसे वो समझ लो आप, तो सॉल्व कर लो बस, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस अल्फ़ा, ये हो जाएगा ऊपर वाले में से 1/√3 कॉमन निकाल लें, अंदर हो जाएगा L प्लस में M माइनस का N अपॉन में हमारे पास क्या है, अपॉन में है L² प्लस M² प्लस N²। हमें पता है कि L² प्लस M² प्लस N² क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, 1 का रूट तो 1 ही होता है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 1 प्लस 1/3 यानी कि 3/3, और उसका रूट करेंगे तब भी बनाना है ना? तो इसको बटे वाली चीज़ को लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो कोस अल्फा जो है बेटा वो ये ऐसा ऐसा हो गया। अब इसी प्रकार का मैं आपसे पूछूं कि कोस बीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी 1/√3, आप निकाल के देख लेना बेशक, ये पाएगा 1/√3 L प्लस M प्लस में N, ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं पूछूं कि कोस गामा क्या हो जाएगा, कोस गामा हो जाएगा 1/√3 माइनस का L, ठीक है, प्लस का M और प्लस का N। अब कहेंगे सर आपको कैसे पता? अरे पैटर्न देखा करो ना, यहाँ पे देखो L प्लस M प्लस माइनस N आया, तो पैटर्न आप नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे माइनस का था इसलिए माइनस का N आया, यहाँ पे कोई भी माइनस का नहीं इसलिए मैंने तीनों को प्लस लिखा, यहाँ पे माइनस का तो ये माइनस का, इस पैटर्न को नोटिस कर लो बस। कोस डेल्टा क्या हो जाएगा? कोस डेल्टा हो जाएगा जी हमारे पास 1/√3 माइनस का L प्लस का M माइनस का N, ये हो गया। तो हमने कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, कोस डेल्टा की वैल्यू निकाल ली। अब एक काम करेंगे, इन सब का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसमें इन सब का स्क्वायर करके ऐड किया गया है ना, तो इन सब का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे बेटा। और वो पक्की बात है 4/3 ही आएगा, करके दिखाता हूँ। इस आकृति को मिटा दूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है बेटा, इसको मिटा देता हूँ। देखो, अब इनका स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ इन सब का, तो इन सब का स्क्वायर करके ऐड कर दो। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस में कोस स्क्वायर डेल्टा को इन सबका स्क्वायर करके ऐड करता हूँ।
तो अगर मैं इन सब का स्क्वायर करके ऐड करूँगा तो इन सब में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, आपका आंसर 1/√3 कॉमन आ रहा है। तो 1/√3 का जो स्क्वायर है उसको बाहर निकाल लो, ठीक है ना। 1/√3 का जो स्क्वायर है उसको मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा L + M - N का होल स्क्वायर। ऐसे ही L + में M + में N का होल स्क्वायर। ऐसे ही माइनस का L + में M + में N का होल स्क्वायर। ऐसे ही माइनस का L + में M - का N का होल स्क्वायर। ऐसा बच जाएगा अंदर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब कौन सा इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करना सिखाता हूँ बेटा। इसको सोल्व कर लो, ये तो 1/3 हो गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है L + में M - का N का होल स्क्वायर। 3 अंकों का अगर आपको होल स्क्वायर निकालना है ना, तो उसका तरीका होता है पहले वाले का स्क्वायर प्लस में दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस में तीसरे वाले का स्क्वायर, है ना, निशान के साथ लेना होता है, ठीक है। प्लस में पहले और दूसरे गुणा कर दो, पहले और दूसरे गुणा करके 2 से गुणा कर देना, 2LM। फिर दूसरे और तीसरे कर लो माइनस का 2MN। फिर पहले और तीसरे कर लो माइनस का 2LN। ऐसा हो गया। अब ऐसे इसको सोल्व कर लो बेटा। यहाँ पे ले देता हूँ L² प्लस में M² प्लस में N² प्लस में 2LM प्लस का 2MN करके दिखाना पड़ेगा आपको ये टीचर को, ठीक है। प्लस में 2LN। अब इसके साथ खोल लो ऐसे ही, तो ऐसे ही L² प्लस में M² प्लस में N²। अब कौन सा यहाँ पे -L² क्यों लिख रहे हैं, अरे भाई -L का होल स्क्वायर करोगे तो L² बनेगा ना बेटा, इसलिए नहीं लिख रहा, ठीक है। प्लस में पहले दूसरे गुणा कर लो निशान के साथ, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2LM। फिर दूसरे तीसरे कर लो प्लस का 2MN। फिर पहले लास्ट की कर लो माइनस का 2LN। ऐसे ही इसको खोल लो तो हो जाएगा L² प्लस में M² प्लस में N² माइनस का 2LM प्लस का 2MN, ठीक है। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाना बेसिकली 2LN, ऐसा हो गया, है ना। अब इनको जोड़ रखा है, इन सबको जोड़ रखा है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना, इन सबको ऐड किया गया है, ठीक है। तो प्लस का निशान लगा लेना। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, ये सारे के सारे कट जाएंगे, 2LM से 2LM कट गया, ये 2LM से ये 2LM कट गया, 2MN से 2MN कट गया, है ना। यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक कर दी, यहाँ कहीं मिस्टेक हुई है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये, क्योंकि वही कटेंगे ना, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये हो गया हमारा माइनस का 2MN, ठीक है। ये प्लस का 2MN, ठीक है। ये प्लस का 2MN, ठीक है। ये माइनस का, यहाँ मेरे को मिस्टेक तो हुई है यार कहीं ना कहीं, ये माइनस का 2MN आएगा ना बेटा, तो कट जाएंगे बेसिकली। ये कट गया माइनस प्लस, ये भी कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ये 1/3 4 L² प्लस M² प्लस N²। L² प्लस M² प्लस N² जो है वो 4 बार आया ना बेटा, इसलिए। अब L² प्लस M² प्लस N² 1 होता है, आपको पता है चीज़। तो ये सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 4/3, और ये हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। तो ऐसे करना था, ये क्वेश्चन लेंथी था, है ना, और अच्छा क्वेश्चन था। हमने क्या किया आप समझिए, सबसे पहले डायरेक्शन रेशो निकाले, फिर डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए, है ना। डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के बाद हमने मान लिया कि जो रेखा के डायरेक्शन कोसाइन वो LMN है, ठीक है। अब रेखा के डायरेक्शन कोसाइन LMN है, AF का डायरेक्शन कोसाइन ये है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है अल्फा का। तो कोस अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके इसके साथ गुणा करो, इसके इसके साथ गुणा करो, इसके इसके साथ गुणा करो, बटे में इसकी लेंथ और पन में इसकी लेंथ। जो फॉर्मूला नहीं था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, वही वाला फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। बस उसके अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद सोल्व करने लग गए, सोल्व करते 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 ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ऐसे हमने सोल्व करना था। आई होप्स आपको समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है कि उस तल का समीकरण ज्ञात करो जिसमें बिंदु अंतर्विष्ट है। अंतर्विष्ट है मतलब इसका ये हो गया कि भाई उस तल का समीकरण ज्ञात करना है जो इस पॉइंट से पास आउट होता है, ठीक है, और जो इन दोनों समतलों पर परपेंडिकुलर भी है। तो दो इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें ऐसे समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो इससे पास आउट होता है और जो इन दोनों समतलों के परपेंडिकुलर है। अब इसको करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी बुक में तरीका लिखा हुआ है वो सबसे आसान तरीका है और सबसे अच्छा तरीका है, तो उसी से मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हमें एक पासिंग पॉइंट दिया हो और हमसे समतल का समीकरण पूछ ले, तो उसका जो सूत्र होता था वो कुछ इस प्रकार का होता था। उसका सूत्र जो है वो हमारे पास कुछ इस प्रकार का होता था, x माइनस x1 इंटू ए प्लस में y माइनस y1
इंटू बी प्लस में z माइनस z1 इंटू सी बराबर 0। याद हो तो आपको ऐसा ऐसा फॉर्मूला होता था। ठीक है, अब कहेंगे सर यहाँ पे ए बी सी तो नहीं पता, कोई बात नहीं, ये जो दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, यहाँ से निकाल लेंगे ए बी सी। x1 y1 z1 तो पता है ना, तो आप एक काम करो x1 y1 z1 की वैल्यू पुट कर दो, ए बी सी के बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, तो पुट कर देते हैं वैल्यू, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा x माइनस 1 इंटू ए प्लस में y प्लस 1 इंटू बी प्लस में z माइनस 2 इंटू सी बराबर 0। सोल्व करते हैं इसको, तो ए एक्स माइनस ए प्लस में बी वाई प्लस बी प्लस में सी जेड माइनस 2c बराबर 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर ए माइनस बी प्लस 2c। तो कहने का मतलब कि वो समतल जो कि इस पॉइंट से पास आउट होता है, उस समतल की इक्वेशन कुछ ऐसी ऐसी है ना। बस अब ए बी सी की वैल्यू निकालनी बाकी है, तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम इस इंफॉर्मेशन से। हमसे क्या रखा है कि जो समतल है ना, जिसके हमें समीकरण ज्ञात करनी है, वो जो समतल है वो इन दोनों समतलों पर परपेंडिकुलर है, ऐसा बोल रखा है। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर कोई दो समतल परपेंडिकुलर है, मान लो कि एक समतल है जैसे a1x प्लस में b1y प्लस में c1z बराबर में कोई संख्या है ना, a2x प्लस में b2y प्लस में c2z बराबर में कोई संख्या, मान लो कि ये दो समतल हैं। अगर ये दोनों समतल परपेंडिकुलर है ना, तो होता क्या था कि a1 गुणा a2 प्लस में b1 गुणा b2 प्लस में c1 गुणा c2 बराबर आते थे 0 के। ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब हमसे क्या रखा है कि ये वाला समतल और ये वाला समतल दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों में हम यही कंसेप्ट लगा देंगे, ये वाला। सेम चीज़ ये वाला समतल और ये वाला समतल भी परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों में भी हम यही वाला कंसेप्ट लगा देंगे। ठीक है, वहाँ से हमारे पास क्या होगा कि ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी। करके दिखाता हूँ, तो हम कह देंगे कि भैया चूंकि ये जो समतल जिसको मैंने समतल नंबर 1 बोला है, चूंकि जो ये समतल है जिसको मैंने समतल नंबर 1 बोला है, ये समतल इस समतल के 2x प्लस 3y माइनस 2z बराबर 5 और इस समतल के x प्लस में 2y माइनस का 3z बराबर 8 के लंबवत है, मतलब परपेंडिकुलर है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हम इसमें और इसमें ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, है ना। तो अगर मैं इसमें और इसमें ये वाला कंसेप्ट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसका x का कोएफिशिएंट क्या है a, इसका x का कोएफिशिएंट क्या है 2, इनकी गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी तो हमने ये किया है, a1 की a2 से गुणा की ना, x के कोएफिशिएंट की गुणा कर दो, y के कोएफिशिएंट की गुणा कर दो, z के कोएफिशिएंट की गुणा कर दो, उनको जोड़ दो, उनका जोड़ बराबर 0 लिख दो, यही तो मतलब होता है। तो x का कोएफिशिएंट क्या है a, इसका x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो इनकी गुणा कर दो, तो हो जाएगा 2a प्लस में b की 3 से गुणा करो 3b प्लस में c के माइनस 2 से गुणा करो माइनस का 2c बराबर 0, है ना। ये वाला कंसेप्ट लगा दिया मैंने भाई। सेम इसके साथ ये और ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों में भी ये कंसेप्ट लग जाएगा। तो a की 1 के साथ गुणा हो गई, यानी कि थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, a की 1 के साथ गुणा करेंगे तो a आएगा, फिर b की 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 भी आएगा, फिर c की अपन -3 से साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 3c आएगा बराबर 0, है ना। ये इक्वेशन बन के आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को अपन सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करें सर जी, कैसे कर लो, तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके हैं, तुम जैसा मर्जी चाहे वैसे सोल्व कर लो। लेट्स से कि मैं इसको डायरेक्टली सोल्व कर लेता हूँ, है ना। कैसे, रफ कॉपी में सोल्व करके दिखाना है, फेयर कॉपी में दिखाने की जरूरत नहीं है सोल्व करके। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये है हमारे पास, और एक इक्वेशन ये है दूसरे वाली, तीसरे वाली। इसको एक काम करता हूँ, मैं 2 से गुणा कर देता हूँ ताकि सेम सेम हो जाए ना ये वाले कोफिशिएंट। तो इसको मैंने 2 से गुणा कर दी, तो कुछ इस तरीके से हो गया। अब घटा देते हैं, 10वीं क्लास में सीखा नहीं था तुमने, तो वैसे ही कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालूँ तो आ गया हमारे पास 4c आ गई। अभी जो b की वैल्यू है इसको लेट से एक काम करते हैं, इक्वेशन में फर्स्ट के अंदर ढाल देते हैं, चाहे सेकंड के अंदर ढाल दो अपनी मर्जी है, मैं फर्स्ट के अंदर ढाल रहा हूँ। तो ढालूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2a प्लस में 12c माइनस का 2c बराबर 0। a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 5c। तो a की वैल्यू आ गई माइनस का 5c, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 4c। जो वैल्यू आई ना इन दोनों समीकरणों को जो सोल्व करने के बाद वैल्यू आई, इन दोनों वैल्यूज़ को मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा, समीकरण नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, कह दूंगा कि यार a और b का मान, या फिर आप कह दो कि a बराबर, दिखाना भी तो पड़ेगा ना टीचर को कि a का मान क्या आया। a का मान आया हमारे पास माइनस का 5c और b का मान हमारे पास क्या आया
4c को समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 पर रख दो, उसको सॉल्व कर लो, बस आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ बेटा। समीकरण नंबर 1 क्या हमारे पास ये है, तो ए और बी की जो वैल्यू है इसको आप यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड बराबर ए माइनस बी प्लस 2c, ये था ना। ए की वैल्यू क्या है, माइनस का 5c रख दो, बी की वैल्यू क्या है 4c, ये भी रख दो, है ना, सेम चीज़ में रख दो, माइनस का 5c माइनस का 4c प्लस का 2c। इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, दोनों तरफ दोनों तरफ माइनस सी से भाग कर देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, 5x माइनस का 4y माइनस का z बराबर 7। समझे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हमें उस समतल की इक्वेशन याद करनी थी ना, जो एक तो इस पॉइंट से पास हो रहा हो, जो पॉइंट हमें क्वेश्चन में गिवन था 1 -1 और 2, और इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो वो समतल कौन सा, ये है। आप चाहें तो उसको जीरो ज़ेब्रा पे बनाकर भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करना था बेटा, आसान सा ही था। रिकैप कर देता हूँ, ठीक है ना। ये जो मैंने ग्रीन कलर में लिखा है ना, इनको आपको रफ में बनाना होता है, इनको करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले समतल का समीकरण याद किया, हमें एक पॉइंट तो गिवन था पासिंग पॉइंट, तो एक पासिंग पॉइंट गिवन हो तो हमने समतल का समीकरण का सूत्र लगा दिया, वहाँ से समतल का समीकरण निकलाया। ये पूरा नहीं निकला था, इसमें ABC की कमी थी, तो ABC की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, जो दूसरी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, हमसे क्या रखा था कि ये जो समतल था वो इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर था, तो अगर ये समतल इसके परपेंडिकुलर है तो ये क्वेश्चन बन गई, ये समतल इसके परपेंडिकुलर है तो ये क्वेश्चन बन गई। इन दोनों को सोल्व किया तो ए और बी की वैल्यू आ गई, ए और बी की वैल्यू को अपने इसके अंदर ढाला तो हमें समतल की समीकरण मिल गई। ये ऐसा समतल है जो उस पॉइंट से पास आउट हो रहा है जो क्वेश्चन में दिया था, और इन दोनों समतलों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, चाहे तो आप वेरीफाई कर लें, जियोजेब्रा में आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर, इसको करने का एक तरीका और है, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो ये तरीका मेरे को ज़्यादा आसान लगा, तो इसलिए मैंने आपको इस तरीके से करा दिया। क्लियर, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन आसान है, इसको आप खुद भी कर सकते हो। क्या क्या कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट की इन तीनों पॉइंटों के द्वारा जो समतल बनाया गया है उससे डिस्टेंस ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करोगे, तो इन तीनों पॉइंटों के द्वारा जो समतल बनाया गया है, हम सबसे पहले उसकी समीकरण ज्ञात कर लेंगे। हमारे पास उत्तर है ना, तो सबसे पहले हम उस समतल की समीकरण ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब समतल की समीकरण ज्ञात हो गई और पॉइंट हमें पता है, तो पॉइंट और समतल के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला है ही, वो फॉर्मूला लगा करके डिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, करके दिखाता हूँ। वैसे वीडियो पॉज करके आपको खुद ब खुद करना चाहिए। अब तो हम कहेंगे सबसे पहले हम समतल का समीकरण ज्ञात करेंगे ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे समतल का समीकरण। समतल का समीकरण, समतल का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, क्या सूत्र होता है। अगर आपको 3 पॉइंट गिवन है और समतल का समीकरण ज्ञात करना है तो उसका क्या सूत्र है, तो आप कहेंगे सर उसका सूत्र होता है x2 माइनस x1, सॉरी x माइनस x1, है ना। तो एक काम करते हैं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूंगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं x को x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2, इसको x3 y3 और z3 मान लेता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 क्या हमारा 3, y माइनस y1 क्या हमारे पास -1 जो कि +1 हो जाएगा, z माइनस z1, ये फॉर्मूला होता है। उसके नीचे क्या लिखते हैं अपन, x2 माइनस x1 में से x1 घटा दो, यानी कि 5 में 2, y2 माइनस y1 3, z2 माइनस z1 यानी कि 2, फिर x3 माइनस x1 करना, माइनस का 4, y3 माइनस y1 0, z3 माइनस z1 यानी कि 4। मैंने फॉर्मूला लगा दिया बेटा, अगर आपको याद हो तो। एक्स ये फॉर्मूला नहीं था, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1, इसका डिटरमिनेंट बराबर 0। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, इससे समतल की समीकरण मिल जाएगी। इसको सॉल्व कर लो बस। तो मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ, है ना, आप कहीं से चाहे वैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, मैं फर्स्ट रो से ही कर रहा हूँ। तो ये वाला पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, फिर ये गया, इसके साथ गुणा करो, इसके साथ गुणा करो, घटा दो, तो ये हो गया जी 12 माइनस 0 यानी कि 12। फिर ये माइनस में रहता है, आपको पता होगा। फिर ये गया 8 माइनस 8 यानी कि 16 हो जाना है।
फिर प्लस में z-2 लिखते हैं, फिर ये गया 0 माइनस माइनस 12 यानी कि प्लस का 12 हो गया बराबर 0। इसको सोल्व कर लो बेटा, तो क्या 12x माइनस का 36 माइनस का 16y माइनस का 16 प्लस में 12z माइनस का 12 दूनी 24 बराबर 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 12x माइनस का 16y प्लस में 12z, ये सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 36 माइनस का 16 माइनस का 46 और 6 46 और 6 हो गया हमारे पास 52, माइनस का 52 माइनस का 24 माइनस का 52 माइनस का 24 क्या हो गया, माइनस का 52 माइनस का 24 हो गया जी 4 2 6 और 7 माइनस का 76, माइनस 76 को उस तरफ भेजेंगे तो प्लस का 76। ठीक है, ये किससे भाग हो रहा है क्या, आप कहेंगे सर ये भाग हो रहा है हमारा 4 से, तो दोनों तरफ 4 से भाग कर देते हैं, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। तो दोनों तरफ मैं 4 से भाग करूँगा तो आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस में 3z बराबर 4 कम 4 4 निमा 36। ठीक है, तो कहने का मतलब कि समतल की जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है भाई, ये हमारे पास समतल की इक्वेशन आ गई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। अब ये पॉइंट है और ये समतल है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो लिख देते हैं। हम कहेंगे तो इस पॉइंट और इस समतल के बीच की दूरी, फॉर्मूला क्या होता था हमारा पता है, पॉइंट और समतल के बीच की अगर आपको दूरी ज्ञात करनी है तो आप इस पॉइंट को इस समतल के इक्वेशन के अंदर ढाल दीजिए, बताया था मैंने आपको, ढाल दो इस पॉइंट को इस समतल के इक्वेशन अंदर ढाल दो। तो 6 को यहाँ पे ढालो 3 गुना 6, 5 को यहाँ पे ढालो 4 गुना 5, 9 को यहाँ पे ढालो 3 गुना 9, इस 19 को यहाँ पे लेना बेटा, कभी तुम वहाँ पे रखे रहने दो, इसको यहाँ पे लेना। फिर बटे में हम क्या करते थे, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 9 प्लस 16 प्लस 9 ऐसे करते थे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए बेटा फटाफट से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 18 18 माइनस 20 प्लस 18 माइनस 19, नहीं 18 क्यों, 9 27 होता है ना, 27 माइनस 19 बटे में क्या है, बटे में हमारे पास 16 और 9 25 25 और 9 34 रूट 34। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 में से 20 गया माइनस का 2, माइनस का 2 प्लस का 7, माइनस का 2 प्लस का 27, 25 25 में से 19 गया 6, तो 6 बटा रूट 34, यानी कि हमारे पास जो आंसर आ गया होगा 6 बटा रूट 34। कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट और इस समतल के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 6 बटा रूट 34, यूनिट्स लिख देना क्योंकि डिस्टेंस है ना बेटा, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पे ये दो रेखाएं दे रखी हैं, हमसे पूछा कि भैया दर्शाओ कि ये दोनों रेखाएं सहतलीय हैं। ठीक है, अब दो रेखाएं सहतलीय कब होती हैं, जब वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटें, है ना, या फिर समांतर होंगी तब भी सहतलीय होंगी, लेकिन समांतर को अपन यहाँ पे चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो दो रेखाएं एक दूसरे को कब काटेंगी, जब वो दोनों की दो रेखाएं सहतलीय कब होंगी, जब वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, है ना, काटेंगी, या फिर कह लो कि जब उन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी 0 होगी, है ना, ऐसे कह लो चाहे। तो एक काम करते हैं, इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करते हैं। अगर इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी 0 आ गई, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं काटेंगी, और काटेंगी तो सहतलीय होनी है, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो इन दो रेखाओं के बीच की मैं न्यूनतम दूरी ज्ञात कर रहा हूँ, तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनको मुझे मानक रूप में लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं। हम लिखेंगे मानक रूप में लिखने पर, मानक रूप में लिखने पर, मानक रूप में लिख दो उसको। तो यहाँ लिखा हुआ है x माइनस ए प्लस डी, तो इसको लिख सकता हूँ x माइनस ए माइनस डी, ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो ऐसा ऐसा आएगा ना। मैं मानक रूप में लिख रहा हूँ बेसिकली, मानक रूप में ऐसे होता है x माइनस x1 ऐसे लिखते हैं ना, तो इसलिए मानक रूप में ऐसे ऐसा लिखेंगे। अपोन में क्या है, अल्फ़ा माइनस का डेल्टा बराबर y माइनस ए अपोन में अल्फ़ा बराबर z माइनस ए प्लस डी अपोन में अल्फ़ा प्लस डेल्टा। सेम चीज़ इसके साथ कर लो, इसको मानक रूप में लिख दो, तो x माइनस बी माइनस सी अपोन में बीटा माइनस गामा बराबर y माइनस बी अपोन में बीटा बराबर z माइनस बी प्लस सी अपोन में बीटा प्लस गामा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये दोनों रेखाएं हमने लिख दी। अब इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, तो न्यूनतम दूरी ज्ञात कर लेते हैं बेटा। न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या था,
कुछ इस प्रकार से था, याद हो तो आपको, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 अपॉन में a1 b1 c1 a2 b2 c2, और इसको अपन भाग करते थे अंडर रूट किसके साथ, ये गया, इसकी कोसपट करो b1 c2 माइनस c1 b2 का होल स्क्वायर, याद है आपको। ऐसे फिर ये गया, इसकी कोसपट करो a1 c2 माइनस c1 a2 का स्क्वायर, फिर ऐसे ही ये गया, इन दोनों की कोसपट करो a1 b2 माइनस b1 a2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता था न्यूनतम दूरी का। लेकिन आपको इस नीचे वाले को लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हम ये चेक कर रहे हैं ना कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे कि नहीं काटेंगे। बिल्कुल सर जी। और वो हम कहाँ से चेक कर सकते हैं? वो हम सिर्फ ऊपर वाले से चेक कर सकते हैं। ऐसे कैसे? क्योंकि अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो न्यूनतम दूरी जीरो आएगी, है ना। और समथिंग बटा समथिंग जीरो कब होता है? जब ऊपर वाला जीरो। भाई a अपॉन बी जीरो के बराबर कब होगा? जब ये ऊपर वाला जीरो हो, है ना। नीचे वाले से तो मतलब ही नहीं है, हमें तो सिर्फ ऊपर वाले को चेक करना है। अगर ऊपर वाला जीरो आ गया तो मतलब कि इनके बीच की न्यूनतम दूरी शून्य है। अगर ऊपर वाला जीरो नहीं आया तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी शून्य नहीं है। तो सारा का सारा जो खेल है वो ऊपर वाले के ऊपर है ना। तो आप नीचे वाले को चाहें तो मिटा भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप नीचे वाले को मिटाएंगे ना, मान लो कि नीचे वाला फॉर्मूला नहीं लिखना चाह रहे, तो आप एक काम करिएगा, यहाँ पे आप फिर न्यूनतम दूरी मत लिखिएगा, है ना। यहाँ पे आप न्यूनतम दूरी मत लिखना, बस यहाँ पे सिंपल ही कह दो कि भैया हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना। सिंपल ऐसे कह दो। अगर इसकी वैल्यू शून्य आ जाती है तब तो ये एक दूसरे को काटेंगे और सतलियाँ होंगी। अगर नहीं आती हैं तब ये सतलियाँ नहीं है, सीधी सी बात है ना। तो इस तरीके से आप कर लेना। नीचे वाला लिखोगे ना तो फिर आपको न्यूनतम दूरी लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे न्यूनतम दूरी हटा दोगे तो नीचे वाला भी हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी वैल्यू निकाल लो बस आप, क्योंकि सारा का सारी चीज़ इस पर मैटर करती है ना। अगर ये जीरो हुआ तो ए अपॉन, अगर ये जीरो हुआ तो बटे वाला चाहे कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा जीरो हो जाना है, न्यूनतम दूरी जीरो हो जानी है, समझ रहे हो, इसलिए। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो x2 माइनस x1 रखना। x2 हमारे पास क्या है? x2 है जी हमारे पास ये, और x1 हमारे पास क्या है? ये। इसमें से घटा दो तो क्या जाएगी? b माइनस सी माइनस का a प्लस का d। y2 माइनस y1 करना, b माइनस का a। z2 माइनस z1 करना, इसमें से घटा दो तो हो जाएगा b प्लस सी माइनस का a माइनस का d। a1 b1 c1 लिखो। a1 होता है जी हमारे पास ये, b1 ये, c1 ये। लिख दो फिर इसको, अल्फ़ा माइनस डेल्टा, अल्फ़ा प्लस डेल्टा। ठीक है, और ऐसे ही a2 b2 c2 लिख दो। a2 ये है, b2 ये है, c2 ये है। लिख दो इसको, बीटा माइनस का गामा, बीटा प्लस का गामा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर इसका डेटरमिनेंट निकालेंगे तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन लगा देते हैं। ऑपरेशन लगा करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेटरमिनेंट में अपन ऑपरेशन लगा सकते हैं ना, तो वही ऑपरेशन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ऑपरेशन कौन सा लगाऊँ? तो आप एक काम करिए, इस कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 इनको जोड़ दीजिए, आपको एक कमाल की चीज़ नज़र आएगी। तो मैं कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, कॉलम 1 और कॉलम 3 को जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ना, ये हो जाएगा 2b, और ये कट जाएगा 2b, और ये जाएगा कट, माइनस सी प्लस सी कट जाएगा ना, माइनस का ए माइनस का 2a, फिर ये भी कट जाएगा। तो इसको जोड़ा तो ये आया। ऐसे इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 2 अल्फ़ा, है ना, ये कट जाएगा अपना। फिर इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा जो हमारे पास 2 बीटा। ठीक है, बाकी सबको रख दीजिए सेम, b माइनस ए, अल्फ़ा, बीटा, b प्लस सी माइनस ए माइनस डी, अल्फ़ा प्लस में डेल्टा, बीटा प्लस में गामा। ऐसा हो गया। अब देखो, इसमें से अपन 2 बाहर निकाल सकते हैं। आपको मालूम होगा डेटरमिनेंट में अपन क्या करते हैं, किसी भी एक कॉलम में से कुछ भी बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ये कॉलम है ना, इसमें से 2 बाहर निकाल सकते हैं अपन। तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ। वैसा क्यों लिख रहा हूँ बताता हूँ। इससे क्या होगा कि अगर आप नोटिस करें तो कॉलम नंबर फर्स्ट और कॉलम नंबर सेकंड जो है ना वो सेम हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम नंबर फर्स्ट और कॉलम नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल सेम हो चुके हैं बेटा। ठीक है ना। और इससे फ़ायदा क्या हो गया? हमें पता है, लिख दूँ, हमें पता है कि भैया 2 कॉलम अगर सेम हो ना, किसी भी डेटरमिनेंट में अगर 2 कॉलम सेम हो तो उसकी वैल्यू हमेशा शून्य आती है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? शून्य। 2 गुणा 0 क्या होता है? 0।
यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि इन दो रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, इन दो रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो 0 है, क्योंकि ऊपर वाला 0 हो गया, नीचे वाला निकालने की जरूरत ही नहीं थी, 0 बटा समथिंग तो 0 ही होगा ना, तो न्यूनतम दूरी कितनी आ गई बेटा, 0 आ गई। तो हम यहाँ पे क्या देंगे कि अतः ये रेखाएं सहतलीय हैं। समझे, ऐसे करना था, कितना आसान था, क्लियर हुआ। एक बार रिकैप करता हूँ, हमें दिखाना था कि ये दो रेखाएं सहतलीय हैं, तो दो रेखाएं सहतलीय दिखाने के लिए आप डायरेक्टली चाहो तो ये फॉर्मूला लगा दो, है ना भाई, इसका डेटरमिनेंट अगर करने पे 0 आ गया तो सहतलीय है। या फिर आप न्यूनतम दूरी वाला तरीका कर लो, न्यूनतम दूरी में क्या है कि फिर बटे में लिखना पड़ता है चीज़ को, है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे न्यूनतम दूरी नहीं लिखा, न्यूनतम दूरी वाला ही, न्यूनतम दूरी जैसा ही फॉर्मूला है ना, न्यूनतम दूरी जैसा ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे मैंने न्यूनतम दूरी का नाम नहीं लिखा और ना ही वो बटे वाली चीज़ लिखी, ठीक है ना, आसान हो गया इससे ना, अगर बटे वाली चीज़ लिखता तो और ज़्यादा वैल्यू निकालनी पड़ती, और ज़्यादा खिचड़ी बनती यहाँ पे, तो लिखा ही नहीं, है ना, तो बस इसका डेटमेंट निकाल दिया, इसका डेटमेंट 0 आ गया तो इसका मतलब ऐसा चलिए सिंपल, समझ में आ गई, क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या क्या कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जहां बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखा एक्स वाई तल को काटती है, ठीक है, मतलब समझिए, ये हमारे पास एक्स वाई जेड अक्स है, ये एक्स अक्स है, ये वाई अक्स है, ये जेड अक्स है, तो एक रेखा है भैया जो कि इस तल को, जो हमारा एक्स वाई तल है, सॉरी ये वाला जो तल है एक्स वाई तल, इस तल को काट के जा रही है, मान लो कि वो जो रेखा है वो कुछ ऐसी है, समझो कुछ ऐसी रेखा है वो, आई बात समझ में, जो कि इस तल को ऐसे काटते हुए जा रही है नीचे, आई बात समझ में, ये जो रेखा है वो इस एक्स वाई तल को काट रही है बेटा, इस तल को हमारा काट रही है ऐसे, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए जहाँ पे काट रही है, इसके निर्देशांक चाहिए। अब इसके निर्देशांक कैसे मिलेंगे वो समझिएगा आप, तो इस रेखा पर 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं, इस रेखा पर 2 पॉइंट हमें गिवन है, अगर इस रेखा पर 2 पॉइंट हमें गिवन है तो क्या मैं इस रेखा के समीकरण नहीं ज्ञात कर सकता, आप उसे बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, अगर रेखा पर स्थित 2 पॉइंट हमें गिवन हो तो उस रेखा की समीकरण क्या होती है, उसकी समीकरण होती है सर जी हमारे पास, रेखा पर स्थित अगर हमें 2 पॉइंट गिवन हो तो उसकी समीकरण क्या होती है, उसकी समीकरण का सूत्र होता है x माइनस एक्स वन अपॉन में x2 माइनस एक्स वन, यानी कि 2, y माइनस वाई वन अपॉन में y2 माइनस वाई वन, यानी कि माइनस का 3, z माइनस जेड वन अपॉन में z2 माइनस जेड वन, यानी कि 5, ये होती है सर जी, कार्तीय रूप में अगर मैं समीकरण ज्ञात करूँ तो ये होती है, ठीक है, तो इस समतल की तुमने समीकरण ज्ञात कर ली, क्लियर। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अगर मैं आपसे निर्देशांक पूछूं तो इसके इस पॉइंट के निर्देशांक किस रूप के होंगे, अब वैसे इस पॉइंट के निर्देशांक होंगे हमारे पास एक्स वाई प्लेन पे है ना, तो x1 y1 और z1 तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए मुझे जेड एक्स पे तो कहीं पे जाना ही नहीं पड़ेगा, मुझे एक्स एक्स पे जाना पड़ेगा, वाई एक्स पे जाना पड़ेगा, जेड एक्स पे तो जाना ही नहीं पड़ेगा ना, धरती पे चिपकी हुई है, तो इस पॉइंट के निर्देशांक कुछ ऐसे ऐसे होंगे। अब ये पॉइंट अगर ये पॉइंट अगर इस रेखा पर है तो ऑब्वियसली बात है ये पॉइंट इस रेखा की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को अपन इस रेखा की इक्वेशन के अंदर ढाल देते हैं, इस रेखा की इक्वेशन ये आई थी, तो इस पॉइंट को आप इस इक्वेशन के अंदर ढाल दो, देखते हैं क्या आता है, तो जाएगा x1 माइनस 3 अपॉन में 2, y1 माइनस 4 अपॉन में माइनस 3, 0 माइनस का 1 अपॉन में 5, ऐसा आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, x1 माइनस का 3 अपॉन में 2, y1 माइनस का 4 अपॉन माइनस का 5, माइनस y1 माइनस का 4 अपॉन माइनस का 3 बराबर, ये हो गया हमारे पास माइनस का 1/5। अभी तीनों आपस में बराबर है तो आप इन दोनों को भी बराबर रख सकते आपस में, तो इन दोनों को आप आपस में बराबर रख दो, तो सॉल्व कर लो, तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पर चल गया, नहीं 2, हाँ 2 पर चल गया, माइनस का 2/5 और 3 दोनों तरफ जोड़ दिया, ऐसा हो गया, तो x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 2×15, 13/5 आ गई, x1 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप इन दोनों को बराबर रख देना, वहाँ से y1 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी y1 की वैल्यू, ये आ जाएगी हमारे पास 3/5 प्लस का 4, 3/5 में 4 जोड़ना 20, 23/5 ये आ जाएगी, तो x1 की वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू आ गई, इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट कर देना, तो आपको ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। समझ में आया कैसे करना है, तो ये कंसेप्ट था इस क्वेश्चन को करने का। अब इसको लिखोगे कैसे वो समझा देता हूँ, चलिए देखते हैं। अब इसको लिखोगे कैसे वो समझ लो, तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, रेखा के समीकरण का सूत्र क्या होता है x माइनस x1 आप इसको मान लो चाहे इसको मान लो, आपकी मर्जी है, मैं इसको मान रहा हूँ x1 y1 z1, तो x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1,
5 में से 3 क्या 2, फिर y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 यानी कि माइनस का 3, z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1 यानी कि 5। तो रेखा का जो समीकरण वो कुछ ऐसा ऐसा आ गया। ठीक है, अब हम कह देंगे कि ये जो रेखा है वो xy तल को मान लो कि इस पॉइंट पर काटती है, x1 y1 और 0 पर काटती है, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख भी देना, माना भी लिख देना आप कि भाई माना ये जो रेखा है वो इस xy तल को इस पॉइंट पर काटती है। अब ये जो पॉइंट है इस रेखा पर है, तो ऑब्वियस बात है ये जो पॉइंट है वो इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो मैं इस पॉइंट को इस इक्वेशन के अंदर ढाल देता हूँ। तो ये हो जाएगा x1 माइनस 3 अपॉन 2 बराबर y1 माइनस 4 अपॉन माइनस 3 बराबर z माइनस 1, z क्यों 0 माइनस 1 लिखोगे ना, बराबर क्योंकि z की वैल्यू तो 0 है ना, z 0 माइनस 1 अपॉन में 5। मैंने x1 y1 और 0 जो हैं वो इसके अंदर ढाल दिए, क्योंकि ये पॉइंट इस रेखा पर है तो ऑब्वियस बात है ये पॉइंट इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करना है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ढाल दिया। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको और इसको बराबर रख देता हूँ। इसको और इसको जब आप बराबर रखेंगे और x1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, रफ में निकाल लेना। तो x1 माइनस 3 अपॉन 2 बराबर हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 5 के। यहाँ से अगर मैं x1 की वैल्यू निकालूँ तो आ जाएगी हमारे पास माइनस का 2 अपॉन 5 प्लस का 3, एलसीएम अगर आप लेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 13/5, है ना। तो x1 की वैल्यू आ गई जी हमारे पास 13/5। इसी तरीके से आप इसको और इसको बराबर रख देना, इन दोनों बराबर रख के y1 की वैल्यू निकाल लेना। तो हो जाएगा y1 माइनस का 4 अपॉन में माइनस का 3 बराबर माइनस का 1 अपॉन में 5। तो y1 बराबर हो जाएगा हमारा 3/5, क्योंकि वहाँ पे गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना बेटा, और माइनस का 4 वहाँ गया जाके प्लस का। तो इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 5, 3 प्लस में 5 का 20 यानी कि 23/5। y1 की वैल्यू क्या आ गई 23/5। अगर आप करके दिखाना चाहें टीचर को तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो आपने जब इसको सोल्व किया, इसको बराबर रखा सोल्व किया, इसको बराबर रखा सोल्व किया, तो आपके पास x1 की वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेखा है वो इस xy तल को किस पर काटती है, कहाँ काटती है बताना। तो आप कहेंगे सर xy तल को 13/5, 23/5, 0 पर काटती है। और हमें यही तो बताना था कि भाई ये जो रेखा है वो इस xy तल को कहाँ पर काटती है, उस पॉइंट के निर्देशांक हम बताने थे, बता दिया, आ गया हमारे आंसर। ऐसे करना था बेटा, क्लियर। तो इस तरीके से विविध उदाहरण कंप्लीट हो गए। अगले लेक्चर में विविध प्रश्नावली हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।